हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में, वो है गति के समीकरण। ठीक है, गति के 3 समीकरण होते हैं, उनमें हम लोग क्या करेंगे, उनका निगमन करेंगे, उसकी उत्पत्ति करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गति के तीनों समीकरण पता होना चाहिए और मैं आप लोगों को गति के तीनों समीकरण को दो तरीके से क्या करूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक रहेगा समाकलन विधि, एक रहेगा बिना समाकलन विधि। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों विधियों से मैं आपको क्या करूंगा, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको गति के प्रथम समीकरण का निगमन यानी व्युत्पत्ति करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गति के समीकरण क्या है उसको मैं लिखता हूं। ठीक है, गति के 3 समीकरण होते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक, गति के 3 समीकरण। ठीक है, तो जो पहला समीकरण होता है उसको हम लोग ये इसमें करते हैं v बराबर u प्लस at। ठीक है, इसमें कौन कौन क्या है उसको बताऊंगा, उससे पहले देख लो। दूसरा जो समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तीसरा जो समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इस प्रकार से। ठीक है, जहां पर आपको जो v दिख रहा है, v वो अंतिम वेग है, वस्तु का अंतिम वेग है, u जो है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a जो है वस्तु का एक समान त्वरण है, t जो है वो क्या है, समय है। ठीक है, और s जो दिखाई दे रहा होगा वो क्या है, वस्तु का विस्थापन या फिर दूरी है। ठीक है, और यहाँ पे बाकी चीज़ों का मैंने आपको पहले बता दिया। यानी गति के 3 समीकरण कुछ नहीं होते, वो 5 प्रकार की भौतिक राशि अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण और दूरी या विस्थापन में क्या करता है, संबंध को निरूपित करता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, गति के समीकरण कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गति के प्रथम समीकरण की हम लोग क्या करते हैं, निगमन या फिर क्या करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहली विधि बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहली विधि जो है, ठीक है, वो है नॉर्मल सामान्य विधि। पहली विधि जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं बिना समाकलन विधि है। तो बिना समाकलन विधि में आपको बता देता हूँ क्या होने वाला है। ठीक है, एक मिनट। गति के प्रथम समीकरण का निगमन या व्युत्पत्ति। ठीक है, चलिए, तो गति का प्रथम समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस at। ठीक है, देखो सबसे पहली विधि में आपको बताने जा रहा हूँ, पहली विधि जिसमें हम लोग समाकलन का यूज नहीं करेंगे, फिर मैं आपको इसी के अंतर्गत आपको दूसरी विधि बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहली विधि में आपको चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जितने भी आपको भौतिक राशि दिख रहे हैं उसको लेकर के आपको शब्द बनाने रहेंगे। मैं आपको शब्द से पहले आपको चित्र बना के समझाता हूँ। मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, जो एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु में या फिर एक स्थान दूसरे स्थान पर जाती है, वो गतिज रहती है, गतिमान ही रहती है। वस्तु क्या है, गतिमान है। ऐसे तीर बना दिया वाला गतिमान है। तो प्रारंभिक वेग u से क्या रहेगा, गतिमान रहेगा, और उस टाइम जो त्वरण रहेगा, एक समान त्वरण, वो a रहेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। और t समय पश्चात जब समय कुछ बीता, t समय, तो उस वस्तु का वेग जो है वो क्या हो गया, v हो गया। तो मैंने देखो यहाँ पे 4 भौतिक राशि का नाम ले लिया है, v u a t। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आतना मैंने यहाँ पे सदिश राशि में लिख दिया हुआ है, समय जो है अदिश राशि होता है। तो वस्तु जो है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच चुकी है। मान लो वस्तु जो है यहाँ पर पहुंच रही है और अभी भी गतिमान है, वो एक समान त्वरण से गतिमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो स्थानों के बीच में आप क्या कर रहे हो, वस्तु के गति का अध्ययन कर रहे हो। और ये जो गति है वो एक गति है, सरल रेखीय गति है। तो आपको ऐसा बोलना है, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण से, है ना, किसी सरल रेखा में क्या कर रही है, गतिमान है, तथा t समय पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। ऐसे करके बोलना रहेगा। मैंने शब्द बता दिया है, रिवाइंड करके इसको डबल सुन लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और इसका व्यंजक कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताना चाहता हूँ। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आपको त्वरण का सूत्र यूज करना है। त्वरण, वस्तु का त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो हिंदी में बता रहा हूँ, मैंने बता दिया था, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ तो a बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t। डेल्टा v का मतलब वेग में परिवर्तन, डेल्टा t मतलब समयांतराल। ठीक है, तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है, v है, तो v लिख देना। प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तो u लिख देना। और इस रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखो इसमें समयांतराल का मतलब क्या हुआ, अंतिम समय। अंतिम समय को हम लोग मानते हैं t, बाद वाला समय को मानते हैं t, प्रारंभिक समय को हम लोग चूंकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए 0 मानते हैं, इस प्रकार से। तो ये हो गया a बराबर v माइनस u t माइनस 0। ठीक है,
उसके बाद ए बराबर क्या बच गया, v माइनस यू बटे, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे त्रियक गुणा करना है, ठीक है, क्या करेंगे, त्रियक गुणा। चलो इसको मैं स्टेप नंबर 2 बता देता हूँ। स्टेप नंबर 2, इतना लिखने के बाद आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, त्रियक गुणा करने रहेंगे, त्रियक गुणा। त्रियक गुणा करो भाई, यहाँ पे इधर जाके गुणा होगा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, v माइनस वी यू बच जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से त्रियक गुणा करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर जो 3 रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्योंकि हम लोग का टारगेट ये है कि हम लोग को v बराबर u प्लस एटी चाहिए, तो v बराबर करना है तो आपको u को इधर ले जाना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, पक्षांतर करने पर, तो पक्षांतर करो u को, u क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, u प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये v बन गया। तो सीधा कर लो, सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80। तो इस प्रकार से आपने देखा हम लोगों ने गति के प्रथम समीकरण का क्या कर दिया, निगमन कर दिया, और इसमें मैं कहीं भी आप लोगों को समाकलन का उपयोग नहीं किया हूँ। अब चलिए चलते हैं और दूसरी विधि की ओर चलते हैं। और दूसरी जो विधि है वो है समाकलन विधि, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पर डाल देता हूँ दूसरी विधि, दूसरी विधि। तो इस विधि में हम लोग यूज कर लेंगे समाकलन का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं समाकलन विधि, ठीक है। तो समाकलन विधि का उपयोग करने के लिए कहानी वही रहेगी। कहानी आपको मैं भाई पहले ही बता देता हूँ कि मानव कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u और त्वरण a से, एक समान त्वरण a से क्या कर रही है, गतिमान है, और t समय पश्चात उस वस्तु का वेग क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, मानव कोई वस्तु, ठीक है, t बराबर 0 समय पे, ऐसा भी बोल सकते हो कि t बराबर 0 समय यानी प्रारंभिक समय में उसका वेग क्या रहता है, u रहता है, तथा एक समान त्वरण a से क्या है, गतिमान है, ठीक है। फिर t समय पश्चात, यानी कि अब आपने समय को क्या कर दिया भैया, t कर दिया, तो टाइम को आपने क्या कर दिया, t। तो t समय पश्चात उस वस्तु का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, v हो जाता है। ऐसे करके आपको बोलना रहेगा, ठीक है। समझिए कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा करके स्टोरी बनाना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन चालू करता हूँ, आपको स्टेप वाइज बताता हूँ कि पहले स्टेप में आप क्या करोगे। पहले स्टेप में आपको लगाना है ताक्षणिक त्वरण का सूत्र, ताक्षणिक त्वरण का सूत्र, ठीक है, a बराबर dv बटे dt, ये होता है ताक्षणिक त्वरण का सूत्र। इसको पहले भी बता दिया हूँ, आपको अगर गौर कर पा रहे होंगे, इसमें पहले स्टेप में सामान्य त्वरण का यूज करते हैं, ताक्षणिक त्वरण नहीं होता, ठीक है। इसमें हम लोग, क्योंकि इसमें डेल्टा v बटे डेल्टा t आता है, इसमें आता है अवकलन dv बटे dt के रूप में, समय के सापेक्ष वेग का अवकलन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, त्रियक गुणा करना है। त्रियक गुणा करो a, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, dv यहाँ पे एक है, dv इससे तिरछा गुणा होगा, dv इसको इससे गुणा किए, इसको इससे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, a dt हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग, ठीक है, दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन करने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में निश्चित समाकलन करने पर, ठीक है, कर दीजिए। अब निश्चित समाकलन कैसे करेंगे इसको बताने वाला हूँ। पहले हम समाकलन के चिन्ह लिख देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इनके दोनों पक्षों में क्या कर दिया, समाकलन का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब ये चूंकि निश्चित समाकलन बोल रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ती है सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, प्रारंभिक सीमा, अंतिम सीमा, ऐसे भी बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप वेग के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, यहाँ पे जो समाकलन हो रहा है कुछ नहीं है, तो क्या लिखना, एक का समाकलन है, v के सापेक्ष एक का समाकलन। क्योंकि वेग के सापेक्ष कर रहे हो तो आपको यहाँ पे शुरू में यहाँ पे प्रारंभिक वेग लिखना पड़ेगा u, और यहाँ पे अंतिम वेग लिखना पड़ेगा v, ऐसे करके करते हैं। जिसके सापेक्ष समाकलन होता है वही वेग यहाँ पे लिखा जाता है, प्रारंभिक वाला नीचे, अंतिम वाला बाद में। यहाँ पे समय के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पे प्रारंभिक समय क्या था, 0 था, मैंने शुरू में बताया था, अंतिम समय क्या था, t था। तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समाकलन करने जा रहा हूँ। एक का जो समाकलन होता है वो वही होता है जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, तो v ही होगा इसका समाकलन। और यहाँ पे जो रेंज होता है, सीमा होती है, उसको हम लोग राइट में क्या करते हैं, बल्ब ब्रैकेट लगा करके लिख देते हैं। और इधर समाकलन करने के लिए आपको, चूंकि ये जो त्वरण है वो एक समान है, एक समान मतलब अचर राशि, अचर राशि क्या हो जाती है, समाकलन से बाहर हो जाती है। तो 0 से t चल रहा है, और यहाँ पे एक का समाकलन हो जाएगा 1 dt, यहाँ पे ये तो हट जाएगा आगे, तो 1 बचेगा। तो 1 का समाकलन क्या आएगा यहाँ पे, जिसके सापेक्ष आपने समाकलन किया है, ठीक है। तो t करके आएगा, 1 का समाकलन t होगा, और ये 0 से t चल रहा है, और ये क्या हो गया है, बाहर हो गया है। इधर क्या बचा हुआ है, v, u से v, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या करेंगे, इन सीमाओं को हम लोग को रखना रहता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, ठीक है, इसको मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ कि अब हम लोगों को क्या करना है, सीमा का मान रखना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 3 आप बोल सकते हो कि सर हम स्टेप नंबर 3 में ये कर सकते हैं, इन सीमाओं को रखने पर, ठीक है, सीमाओं को
रखने पर, ठीक है, सीमाओं को रखने पर। चलो सीमाओं को रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग उच्च सीमा को रखते हैं, इधर देखिए उच्च सीमा को रखते हैं, फिर निम्न सीमा को रखते हैं घटाते हुए, ठीक है। तो v की जगह v रखना है तो v आएगा, माइनस करके नीचे वाला सीमा रखोगे v की जगह u, तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे a बाहर है, a बाहर रखा, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखना है आपको, t को t की जगह रखना है, पहले उच्च सीमा रखना है फिर निम्न सीमा रखना है, ठीक है। तो उच्च सीमा क्या है, t है, निम्न सीमा क्या है, 0 है, ठीक है। इस प्रकार से ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, अलग अलग चीज़ है तो अलग अलग अक्षर है, अलग अलग बीजगणित है, ठीक है। यहाँ पे a और यहाँ पे t में 0 घटाओगे क्या आएगा, t आएगा, ठीक है। अब आपको अगले स्टेप जो करना है, स्टेप नंबर 4, वो पक्षांतर ही करना है, क्योंकि आपको बनाना है v बराबर u प्लस at। तो चूंकि v का मान बनाना है तो v को छोड़ो और u को उधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, तो पक्षांतर करने पर, तो अगर आप इसको u को उधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस 80 बन चुका है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया भैया, समाकलन विधि से भी आप लोगों ने क्या कर दिया, गति के प्रथम समीकरण का निगमन कर दिया, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग गति के द्वितीय समीकरण का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। उसमें भी एक बिना समाकलन विधि का यूज करेंगे, एक समाकलन विधि का यूज करेंगे। तो अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, फिर हम लोग तृतीय समीकरण को कुछ इसी प्रकार का भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, धन्यवाद।